So we are starting with a new chapter that is water, water resources. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इरिगेशन क्या होती है, why we need irrigation. तीसरी बात हम देखेंगे कि ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं. तो हमारे इस लेक्चर के तीन मेन पॉइंट्स है. इरिगेशन क्या है, इरिगेशन हमें क्यों चाहिए, और ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से होते हैं जो ओल्ड मेथड्स हैं ऑफ इरिगेशन. सो वी आर स्टार्टिंग. सबसे पहले इरिगेशन. इरिगेशन क्या होती है? इरिगेशन इज बेसिकली आर्टिफिशियल सप्लाइंग वाटर, artificial supplying water to your crops. तो इरिगेशन की बेसिक डेफिनेशन ये कि इट इज अ सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल सप्लाइंग वाटर टू योर क्रॉप्स, कि अपने क्रॉप्स को, अपनी फसल को आप आर्टिफिशियल तरीके से आप पानी दो. ये आर्टिफिशियल है तो सर नेचुरल कौन सा तरीका होता है? नेचुरल तरीके को हम कहते हैं बारानी फार्मिंग. बारानी. अब बारानी फार्मिंग बेसिकली ये आपकी एक नेचुरल वे होता है ऑफ सप्लाइंग वाटर. तो बारानी फार्मर बेसिकली सोली डिपेंड करते हैं, वो ओनली डिपेंड करते हैं अपनी बारिश के ऊपर, ओनली डिपेंड ऑन रेन वाटर. तो जो बारानी फार्मर्स होते हैं, ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है पेपर में कि बारानी फार्मिंग क्या होती है या ये बारानी फार्मर्स क्या होते हैं. तो याद रखना कि बारानी फार्मिंग बेसिकली एक नेचुरल तरीके से वो फार्मिंग करते हैं, वो इरिगेशन नहीं करते, क्योंकि इरिगेशन बेसिकली आर्टिफिशियल सप्लाइंग वाटर टू योर क्रॉप्स. बारानी फार्मर ओनली डिपेंड करते हैं अपनी बारिश के ऊपर, रेन वाटर के ऊपर, कि बारिश होगी तो क्रॉप का पानी मिलेगा, बारिश नहीं होगी तो क्रॉप का पानी नहीं मिलेगा. तो ये होते हैं बारानी फार्मर. ये बारानी फार्मर, ये कॉन्सेप्ट आपके वाटर चैप्टर का नहीं है, पर इरिगेशन समझाने के लिए हमने उसके एक ऑपोजिट बात हमने कर दी, तो आपको समझ में आ जाए कि इरिगेशन क्या है और बारानी फार्मर्स क्या होते हैं, नेचुरल तरीका कौन सा होता है. तो नेचुरल तरीका होता है कि आप रेन वाटर पे डिपेंड करो, और दूसरा तरीका क्या, आप आर्टिफिशियल तरीके से आप अपनी क्रॉप्स को पानी दो. अब आ जाओ व्हाई वी नीड इरिगेशन. अच्छा, इरिगेशन की हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं. इट इज द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू लैंड इन ऑर्डर टू इंकरेज द प्लांट ग्रोथ. बेसिक डेफिनेशंस की है. अच्छा, अब हमें इरिगेशन क्यों चाहिए होती है, ये भी आपके 4 मार्क्स का सवाल आपके पेपर में पूछ सकता है एग्जाम में, कि व्हाई वी नीड इरिगेशन. इरिगेशन चाहिए ही क्यों? हम सब बारानी फार्मर हम क्यों नहीं बन जाते? बारिश तो होती है, पर मसला ये है कि बारिश कंटिन्यूस नहीं होती. आपके कभी कभार ड्राई स्पेल्स भी होते हैं, जैसे कि अप्रैल की जून, जिसमें बारिश ही नहीं होती. और फिर अगर आप उसकी बात करो अक्टूबर टू नवंबर, उसमें भी बारिश नहीं होती. नवंबर के बाद आपकी वेस्टर्न डिप्रेशन आना शुरू होती है, रिलीफ रेनफॉल होती है, वो बाकी सारी चीजें होती हैं. पर अक्टूबर से नवंबर में आपकी बारिश नहीं होती. अप्रैल से लेकर जून तक बारिश नहीं होती, क्योंकि जो समर मानसून जो सीजन होता है मानसून का, वो आपका जुलाई से सितंबर का होता है. तो इससे पहले तो आपकी बारिश ही नहीं है. तो फिर आप क्या करोगे? आपकी फसल को तो 3-3 महीने तक पानी नहीं मिलेगा, तो आपको फिर इरिगेशन करनी पड़ेगी. सबसे पहली बात यह है कि आपको इरिगेशन क्यों चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे एरियाज जो हैं वो है एरिड. एरिड क्या होता है? एरिड बेसिकली होता है कि लेस देन 250 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल. अगर किसी एरिया में 250 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, उस एरिया को हम कहते हैं एरिड. और सेमी एरिड बेसिकली होता है 250 से 750 मिलीमीटर पर ईयर एनुअली बेसिकली. तो आपके 75% जो एरियाज हैं वो आपके एरिड और सेमी एरिड है. मतलब आपके आपके बहुत सारा जो चंक है आपके पाकिस्तान का, उसमें तो बारिश कम ही होती है, उसमें बारिश 250 मिलीमीटर से कम बारिश हो रही है. तो फिर आपको इरिगेशन करना तो लाजमी है, क्योंकि आपको अपनी क्रॉप्स को तो पानी देना है. क्रॉप्स को पानी नहीं दोगे तो क्रॉप तबाह हो जाएगी, क्रॉप लगाने का फायदा नहीं, नुकसान हो जाएगा. तो फिर आपको क्या चाहिए? फिर आपको चाहिए होता है इरिगेशन. तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके बहुत सारे एरियाज एरिड है, सेमी एरिड है, जिनकी वजह से आपको इरिगेशन करनी पड़ती है. दूसरा, आपकी बारिश कम हो रही है. तीसरा, आपके ड्राई स्पेल्स बहुत है. आपका अप्रैल टू जून भी एक ड्राई स्पेल है, अक्टूबर टू नवंबर भी आपका एक ड्राई स्पेल है. तो इन दोनों महीनों में तो बेसिकली इन इन 2 टर्म्स में तो आपकी बारिश नहीं होती. अब बारिश नहीं हो रही, ये तो मसला है आपकी क्रॉप के लिए.
इरिगेशन करना पड़ता है, आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना पड़ता है। हाई वेरिएबिलिटी, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती, कभी होती तो बहुत ज्यादा होती है, कभी होती तो बड़ी कम होती है। लाइट शावर में कभी कभी बारिश आती है, हल्की हल्की बारिश आ गई, और आपकी क्रॉप को तो ज्यादा पानी चाहिए। अगर आपकी राइस की फसल है उसको तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो बड़ानी फार्मर तो कभी राइस ग्रो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी क्रॉप को तो पर्टिकुलर महीने के पर्टिकुलर दिन को पानी चाहिए, तो उसकी क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होगी। आपका जो फसल है वो ज्यादा घनी होगी, और बेसिकली वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। उसका यील्ड, बेसिकली आप कहते हो यील्ड, पैदावार को कहते हो यील्ड, तो आपकी यील्ड ज्यादा होगी अगर आप सही टाइम पे पानी दे दो। अगर सही टाइम पे पानी नहीं दे रहे तो आपका नुकसान है। ये सारी बातों को आपको नजर करना पड़ता है। अगर आपने इन सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया, पानी अगर आपने सही टाइम पर नहीं दिया तो आपकी क्रॉप तबाह हो जाएगी। तो इसीलिए फिर आप इरिगेशन करते हो, क्योंकि वेरिएबिलिटी ज्यादा है ना। कभी क्रॉप पानी, कभी बारिश आई कभी नहीं आई, कभी हैवी शावर में आई कभी लाइट शावर में आई, किसी महीने आई किसी महीने नहीं आई, तो बड़ा आपकी वेरिएबिलिटी चलती रहती है। इस वजह से आपको इरिगेशन करनी पड़ती है। और बाकी पाकिस्तान में बारिश इतनी होती कहाँ है, कितने दिन होती है? साउथ में तो मुश्किल से साल में 20 दिन बारिश होती है, नॉर्थ में फिर भी 20 से 50 दिन होती है, और मरी वरी में तो आपकी 93 डेज आपकी सालाना बारिश होती है। तो साउथ में और बेसिकली मिडिल में ही आपकी जो इंडस प्लेन है उसमें तो अराउंड 20 से 50 डेज तक ही आपकी बारिश होती है, मैक्सिमम 50, मिनिमम 20। तो इसमें तो आपकी क्रॉप क्रॉप ग्रो नहीं हो सकती। किसी दिन महीना आया कि महीने के 30 दिन बारिश हो गई, बाकी दिन बारिश ही नहीं हुई। ये आपके सारे मसले होते हैं। फिर 1948 में इंडिया ने भी आपका पानी रोक दिया था, तो आपको ये सारी सारी बातें आपको कंसिडर करनी पड़ती। इस वजह से आपको इरिगेशन चाहिए। ये जो 8 पॉइंटर्स हैं ये बेसिकली बताते हैं कि आपको इरिगेशन करना लाजमी है। और इरिगेशन क्या होती है? इट इज आर्टिफिशियल वे ऑफ सप्लाइंग वाटर टू योर क्रॉप्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन के ऊपर, कि कौन से मेथड्स हैं। एक आपके होते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, एक आपके होते हैं मॉडर्न मेथड्स। इस लेक्चर में हम ट्रेडिशनल मेथड्स को कवर करेंगे। लिफ्ट इरिगेशन, शट ऑफ, चरसा, पर्शियन व्हील और कारेज। ये 5 बेसिकली ट्रेडिशनल कन्वेक्शनल बेसिकली मेथड्स होते हैं ऑफ इरिगेशन। ठीक है, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल, बेसिकली ओल्ड, पुराने जमाने के, आपके पुराने जमाने के जो मेथड्स हैं इरिगेशन के उनको ट्रेडिशनल कहते हैं। जो पहले के जमाने में यूज होते थे, या जो अभी जो लो इनकम फार्मर्स होते हैं वो ये मेथड्स यूज करते हैं, जिसके पैसे नहीं होते आपके ट्यूबवेल्स के, कनाल्स के, स्प्रिंकलर्स के, टैंकर्स के, उनके पास इसके पैसे नहीं होते, पे वो ट्रेडिशनल मेथड्स ही यूज करते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से होते हैं? सबसे पहला आपका लिफ्ट इरिगेशन। अच्छा, लिफ्ट इरिगेशन कुछ ऐसा दिखता है, आपने गांव में देखा होगा, विलेजेस में देखा है ना, कि एक बकेट होती है और फिर बकेट से वो ऊपर पानी खींचते हैं, वो होता है लिफ्ट इरिगेशन। तो ये आपने एक कुआं बना दिया, एक बकेट डाल दी, और उसके ऊपर ये ऐसा ही आपने एक पुली लगा दिया, और फिर आप बकेट को यूं खींचोगे तो बकेट ऊपर आएगी। फिर बकेट को नीचे करोगे तो बकेट नीचे जाएगी, फिलन होगी, फिर आप उसको ऊपर खींचोगे, फिर पानी को अपना साइड पर करोगे, फिर दोबारा बकेट बढ़ोगे। तो ये बेसिकली बड़ा स्लो मेथड है, तभी तो ये पुराना है, पुराने जमाने में यूज होता था। या फार्म मतलब बेसिकली विलेजेस में अभी डेली यूज के लिए तो आप कर सकते हो, पर आप इतनी बड़ी एरिया को इरिगेट नहीं कर सकते इससे। ये बहुत स्लो है, आपको कितना टाइम लगेगा? आपके कुछ एकड़ में आपकी जमीनें होती हैं, और एकड़ वाली जमीन को अगर इससे करने लगोगे तो 5-6 दिन में तो इससे भी एक दफा पानी जाएगा। तो बहुत स्लो मेथड है ये, और उसके अंदर मैन पावर भी लगती है। सो लिफ्ट इरिगेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन पाकिस्तान. In earlier times, water was lifted by hand in a bucket attached to a rope from shallow wells or ditches. कुएं से आप पानी ऊपर खींचते थे। तो बहुत स्लो है, उसके अंदर मैन पावर भी चाहिए होती है। इसको कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन। फिर आपका आता है शदफ। शदफ क्या होता है? शदफ बेसिकली आपका होता है, यहाँ पर आपकी एक एक रिवर जा रही है, यहाँ पे एक रिवर जा रही है, और आपने यहीं पर ही एक चीज लगा दी शदफ नाम की। इसके अंदर ये एक चीज है, ये 2 वर्टिकल पोल्स हैं, 2 आपके वर्टिकल पोल्स होते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल पोल होता है। और हॉरिजॉन्टल पोल के ये जो पानी वाली साइड पर ना आपकी एक बकेट होती है, ये आपकी एक बकेट है।
और यहाँ पर आपका एक होता है वेट, ये आपका होता है वेट, ठीक है। और यहाँ पे ये बंदा खड़ा होता है। अब बंदा क्या करेगा, अब ये इससे आप समझो, यहाँ ये जो इस साइड पर है ये बकेट है और इस साइड पर वेट है। अभी जब वेट को ऊपर करेगा तो बकेट नीचे आएगी, बकेट फिल इन हो जाएगी। जब बकेट फिल इन हो जाएगी तो ये वेट को ऊपर करेगा, वेट को अपने अपने पास नीचे खींचेगा। जब ये ऊपर है ना, अभी वेट को अपने पास नीचे खींचेगा तो बकेट ऊपर हो जाएगी, तो यहाँ से ये पानी निकाल लेगा, पानी निकालेगा। फिर ये क्या 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 करेगा, दोबारा वेट को ये ऊपर करेगा तो बकेट नीचे हो जाएगी। फिर वेट को नीचे खींचेगा तो पानी भर गया, पानी निकाल लेगा। ये होता था शडफ। ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लेबर इंटेंसिव है। ये होता है शडफ। शडफ की एक और मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखो, ये शडफ। या भी एक रिवर है, कोई स्ट्रीम जो बह रही है, अब उसमें से पानी निकालते, तो टाइम कंज्यूमिंग ये बहुत है और लेबर इंटेंसिव भी है। आप बहुत बड़ी जगह को इससे आप इरिगेट आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर शडफ की डेफिनेशन पढ़ लो। The shaduf consists of a bucket suspended by a rope from one end of a pole. A weight like a rock is placed on the other end of the pole. The pole is suspended by a Y-shaped post at a well or a river bank. तो दो वर्टिकल पोल्स होते हैं, दो वर्टिकल पोल्स होते हैं और एक आपका हॉरिजॉन्टल पोल होता है. The bucket is dipped into the water by hand, and the weight at the other end of the pole helps to lift it up. With a lot of efforts, only 1/10 of an hectare can be irrigated. This method is now outdated. तो सिर्फ 1/10 ऑफ द हेक्टेयर ही आपका ये इरिगेट कर सकता है, इससे ज्यादा वो ये नहीं कर सकता. ये शडफ का बेसिकली एक डिसएडवांटेज. पुराने मेथड है ना ये, इसमें बेसिकली आपका लेबर लगता है, ये बड़े एरिया को इरिगेट नहीं कर सकता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. पर इसके एडवांटेजेस बेसिकली क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव है. अब सोचो ना, इसके अंदर आपको रनिंग कॉस्ट क्या चाहिए, कुछ भी नहीं. इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं, ना रनिंग कॉस्ट है ना मेंटेनेंस है. लिफ्ट की भी कुछ भी नहीं है. बकेट, ये बकेट खराब थोड़ी होगी, सालों साल चलेगी. तो होते ही बड़े सस्ते हैं, पर वही पुराने हैं, ज्यादा जगह को इरिगेट ये लोग नहीं कर सकते, ना फ्यूल चाहिए ना पावर चाहिए, तो पैसे पैसे की तो बिल्कुल बचत है इसके अंदर. अब आ जाओ तीसरा मेथड, जो क्या है चरसा. अभी चरसा लिफ्ट इरिगेशन की तरह ही है, लिफ्ट इरिगेशन की तरह. पर लिफ्ट इरिगेशन में जैसे मैन एक आदमी यूज करता था ना बकेट को, अब इसके अंदर आप एनिमल पावर यूज करते हो. चरसा बेसिकली लिफ्ट इरिगेशन है, पर इसके अंदर आपने एनिमल पावर लगा दी. अभी क्या है, ये डोंकी या आपका हॉर्स कुछ भी, ये क्या होगा, ये जितना आगे जाएगा उतनी बकेट ऊपर आएगी. अब जितना ये पीछे आएगा उतनी बकेट आपके नीचे आएगी. ठीक है, ये जितना पीछे आएगा बकेट आपके नीचे जाएगी, और ये जितना दूर जाएगा उतनी बकेट आपके ऊपर आएगी. तो ये बेसिकली चरसा है. लिफ्ट इरिगेशन ही, बस करना आपने एनिमल पावर डाल ली, इसके अंदर मैन पावर का काम खत्म हो जाता है. ये एक अच्छी बात होती है लिफ्ट इरिगेशन की, चरसा की, कि चरसा in this method the use of animal power to pull the bucket which was suspended by a rope on a pulley erected near a well. It then became possible to draw water from well up to a depth of 5 to 7 meters तक भी ये नीचे आपकी बकेट डालकर आपका जो एनिमल है वो खींच सकता था. इससे आपका थोड़ा सा ज्यादा एरिया इरिगेट हो सकता है. पर वही, अब जितनी कमर्शियल फार्मिंग आपकी हो गई है, उतना बड़ा आपका एरिया इरिगेट अब नहीं हो सकता. ये चरसा है. फिर आपका आता है पर्शियन व्हील. पर्शियन व्हील बेसिकली, पर्शियन व्हील कुछ ऐसा दिखता है. अब यहाँ पर आपके एक व्हील है, यहाँ पर आपके एक व्हील है, ये देखो, ये एक व्हील है, ये एक व्हील है जिसके यहाँ पर आपका पानी होता है, यहाँ पर आपका बेसिकली पानी है. अब एनिमल इसके अराउंड चक्कर काटते हैं, चक्कर लगाते हैं, और आपकी जो बकेट है वो नीचे से पानी को फिल इन करके ये ऊपर की तरफ आपकी ड्रॉप करती है, और यहाँ से फिर आप पानी को यूज कर सकते हो.
इस पानी को फिर आपने यहाँ पर निकाल के आपने यूज कर लिया। पर इसका एक मसला ये है कि व्हील कितना ही बड़ा होगा, तो व्हील ज्यादा बड़ा होता नहीं है। तो ये ज्यादा डेप्थ, जो ज्यादा डेप्थ वाला पानी है ना, ये उसको बाहर नहीं निकाल सकता। जो छोटे छोटे डेप्थ वाला पानी है, जो बेसिकली करीब की एक आपकी जगह है जहां पर पानी है, वहां से ये इरिगेट कर सकते हैं, वहां से ये पानी को निकाल सकता है। तो पर्शियन व्हील में इशू ये है कि वो ज्यादा डेप्थ में आपके पानी को निकाल नहीं सकता, क्योंकि व्हील आप कितना ही बड़ा यूज करोगे। In the Persian wheel, a number of buckets are lowered into a well on a chain. As a result, there's a continuous supply of water. क्योंकि एनिमल पावर यूज हो रही है, तो मैन तो इंसान तो फिर भी थक सकता है, पर एनिमल में ज्यादा जान होती है, आप उससे ज्यादा काम ले सकते हो। और एक एनिमल से आपने यूज करा, आपने उसको रेस्ट दे दिया और आपने दूसरा एनिमल लगा दिया, तो कंटिन्यूस वाटर सप्लाई भी इसके अंदर हो सकती है। As the empty buckets descend into the well, नीचे जाती है वेल में, and come out full of water. तो नीचे वो खाली जाती है और फिर नीचे से वो फिल इन करके फिर ऊपर जाके वो छोड़ती है। तो यहाँ पर बकेट खाली है, ये बकेट नीचे गई, यहाँ पर पानी था, ये बकेट फिल इन हुई और ये ऊपर जैसे आएगी तो ये यहाँ पर आपके ड्रॉप कर देगी पानी। तो यहाँ से फिर आप यूज कर लो, यहाँ से आपने एक चैनल बना देते हो, फिर यहाँ से आपका पानी दूर जाता है। दोबारा समझ लो कि यहाँ पर बकेट एम्प्टी है, ये आपका पूरा एक व्हील है, यहाँ पर एम्प्टी बकेट आ रही है, एम्प्टी बकेट गई, नीचे जैसे ही स्ट्रेट होगी यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी से फिल इन हुई, फिर ये ऊपर आके जब ड्रॉप करेगी तो यहाँ पर सरफेस पर ड्रॉप करेगी, फिर यहाँ से आप एक चैनल बना लेते हो जिसके अंदर पानी पर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो ये आपका बेसिकली होता है पर्शियन व्हील, जो कि 23 to 26 मीटर्स की गहराई तक जा सकता है। आप बुलॉक्स यूज करोगे, काउ यूज करोगे या कैमल यूज करते हो। In the Persian Way, along with the charsa, are the most common methods of lift irrigation in Pakistan and have used for several centuries. तो ये आपका होता है पर्शियन व्हील। लिफ्ट इरिगेशन, फिर हमने पढ़ा आपका चरसा, फिर हमने पढ़ा आपका ये शदफ ये वाला, दो वर्टिकल पोल्स वाला, एक हॉरिजॉन्टल पोल, फिर चरसा एनिमल पावर वाला। लिफ्ट इरिगेशन ही पर इसके अंदर सिर्फ एनिमल पावर है, और पर्शियन व्हील में भी एनिमल पावर है। तो लिफ्ट इरिगेशन में एनिमल पावर नहीं होती, वो मैन पावर से यूज होता है, शडफ मैन पावर से यूज होता है। पर चरसा और पर्शियन व्हील, ये जो दो हैं आखिरी के, चरसा और पर्शियन व्हील, ये आपका इसमें लगती है एनिमल पावर। तो एनिमल पावर से फिर भी आपका काम अच्छा हो सकता है, आसान हो सकता है। ये आपका पर्शियन व्हील की कुछ पिक्चर्स है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कारेज। अब कारेज पास, कारेज बहुत एक महंगा है, एक महंगा प्रोसेस है। कारेज बहुत महंगा प्रोसेस है और कारेज में ज्यादा पैसे लगते हैं। पर कारेज उन जगह पर होता है जहां पर आपकी एरिडिटी बहुत ज्यादा होती है। कारेज वहां पर होता है जहां पर आपकी एरिडिटी बहुत ज्यादा होती है, और जहां पर एवो ट्रांसपायरेशन, जहां पर एवो ट्रांसपायरेशन रेट बहुत ज्यादा हो, कि एवेपोरेशन बहुत ज्यादा होती हो, ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा हो, जहां पर आपका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा, एरिडिटी होगी तो एवो ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होगा। इसका मतलब एवो ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा है तो पानी ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा। तो उन जगहों पर आप बेसिकली कारेज लगाते हो। और सबसे ज्यादा एवो ट्रांसपायरेशन रेट किस प्रोविंस में ज्यादा है? बलोचिस्तान। तो आपका सबसे ज्यादा जो कारेज सिस्टम आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा बलोचिस्तान में। ये बात याद रखना कि सबसे ज्यादा आपको कारेज मिलेंगे बलोचिस्तान में, क्योंकि वहां पर एवो ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होता है, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है। कारेज बेसिकली क्या होता है? कारेज एक अंडरग्राउंड चैनल होता है। कारेज इज बेसिकली अंडरग्राउंड चैनल, वो नीचे से चैनल जाता है और फिर आपके क्रॉप को इरिगेट करता है। ये ऊपर से भी जा सकता है, पर ऊपर से अगर जाएगा तो पानी इवेपोरेट होगा, आपका वाटर लॉस होगा। तो वाटर लॉस को ही बचाने के लिए, कम करने के लिए, आप उसको एक नीचे से अंडरग्राउंड चैनल से बेसिकली गुजारते हो, कि वहां पर अंडरग्राउंड है तो पानी इवेपोरेट नहीं होगा, डायरेक्ट उसको हीट पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो कारेज बेसिकली एक महंगा है। ये बहुत सारे फार्मर्स, कुछ फार्मर्स मिलकर, कुछ गांव के विलेजेस के जो सारे फार्मर्स होते हैं वो मिलकर अपने पैसे पूल इन करते हैं,
और फिर आपका कारेज बनता है। ज्यादातर ये बलूचिस्तान में होगा, वहां होगा जहां पर एवो ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा है, जहां पर वाटर लॉस होने का खतरा ज्यादा है। ये बात समझ लो। कारेज इज बेसिकली अ वाटर टनल or a narrow underground canal. It starts from the base of a hill or mountain where groundwater is present. It runs for 1 to 2 kilometer underground और sometimes to 10 किलोमीटर भी underground जाता है। The Karez irrigates orchards or agriculture fields throughout its length. The Karez is dotted with vertical shaft. Vertical shaft क्या होती है ये हम पिक्चर से समझते हैं। ये कारेज की बेसिकली एक एग्जाम्पल है। कारेज कुछ ऐसा दिखता है। अब ये क्या है, यहां से बेसिकली यहां से पानी आता है और ये नीचे जाता है, नीचे जा रहा है और फिर ये यहाँ पे ये सीधा सीधा जा रहा है और फिर ये नीचे से फिर आपकी क्रॉप को इरिगेट करता है। या आप एक अंडरग्राउंड आपने बनाया हुआ है। ये अंडरग्राउंड आप क्यों बनाते हो, क्योंकि एवो ट्रांसपोर्टेशन रेट ज्यादा होता है, वाटर लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आप अंडरग्राउंड बनाते हो। दोबारा ये बात बता दी। फिर क्या है इसका हल, कि आप नीचे से गुजारते हो। इनको जो कहते हैं, इनको बेसिकली कहते हो आप कनात, लोकल जबान में इसको कनात कहते हैं, और आप इसको वर्टिकल शाफ्ट भी कह सकते हो। वर्टिकल आपकी शाफ्ट होती है, उसका मेंटेनेंस भी आप कह सकते हो कि मेंटेनेंस शाफ्ट भी होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ मेंटेनेंस करनी है, आप कहीं नीचे वीचे, तो आप यहाँ से नीचे उतरोगे और यहाँ से सफाई करोगे, जो आप काम करोगे, और फिर ऊपर आ जाओगे। तो ये बेसिकली आपका कारेज होता है। ठीक है, कारेज आपके बलूचिस्तान में मिलेगा। कारेज महंगा प्रोसेस होता है। इफ द कारेज इज क्लीन एंड रिपेयर रेगुलरली, ये सालों साल चलता है। अगर कारेज का आप ध्यान रख लो तो ये सालों साल आपका चलेगा, कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। द सिलेक्शन ऑफ अ साइट फॉर डिगिंग द कारेज इज डन बाय एक्सपीरियंस विलेज एल्डर्स। सारे विलेज के एल्डर्स मिलते हैं और फिर ये सारा प्रोसेस को देखते हैं और फिर ये खुद ही डिगिंग करते हैं, जिसमें आपका लेबर और टाइम बड़ा कंज्यूम होता है। पर ये एक लंबा प्रोसेस है और अच्छा प्रोसेस है, ये चलता है लंबा। The carriage is usually privately owned by a group of people rather than a single person, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दी, क्योंकि महंगा प्रोसेस है। कारेज इरिगेशन इज प्रैक्टिस ओनली इन बलूचिस्तान, जहाँ पे एवो ट्रांसपोर्टेशन रेट ज्यादा है। कारेज आपको जोब, लोड़ालाई, कोयटा, पिशीन, मस्तंग, इन 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 जगहों पर आपको मिलेगा, जहाँ पर आपके वैली भी है, जहाँ पर पानी आने के चांसेस। तो कारेज में बेसिकली पानी आता है, कोई वैली से, कोई रिवर से, कोई कैनाल से पानी आता है, और फिर अंडरग्राउंड के तरीके से आप उसको पे सप्लाई करते हो टू योर क्रॉप्स। कारेज में बेसिकली अंडरग्राउंड कनाल होता है, ग्राउंड वाटर का यूज होता है, वर्टिकल शाफ्ट होते हैं फॉर क्लीनिंग, मेंटेनेंस शाफ्ट जो मैंने आपको बताया, और कोयटा, पेशीन, मस्टूंग, ये मैंने आपको सब बता दिया। यहाँ पर आपको होता है कारेज के एडवांटेजेस क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर है, वाटर फ्रॉम माउंटेन पुट टू गुड यूज, एवेपोरेट नहीं होता क्योंकि अंडरग्राउंड है, डायरेक्ट हीट पड़ती नहीं है, ओनली वाटर इन द डेजर्ट। ये एक तरीका है जिससे आप पानी को अपना सप्लाई कर सकते हो, पानी को आप यूज कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि अब पुराना हो चुका है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है इसके ऊपर, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट नहीं है, और बलूचिस्तान में वैसे ही बारिश कम होती है, तो जो पहला जो कारेज के अंदर पानी आएगा कहाँ से, ये भी देखना है। बारिश होगी नहीं, अगर रिवर में पानी नहीं है तो कारेज में तो पानी नहीं आएगा, तो इतना बड़ा जो आपने सिस्टम लगाया है वो तो फिर जाया। तो अब आप क्या करोगे। ये बेसिकली कुछ फायदे और नुकसान थे कारेज के। अब जो हमने ट्रेडिशनल मेथड्स जो हमने पढ़े, इसके भी फायदे नुकसान क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिए। तो इसके फायदे नुकसान ये है कि आपका सबसे पहले तो ये एक छोटे एरिया को इरिगेट करता है, ये ज्यादा बड़े एरिया को इरिगेट कर नहीं सकता। इसमें लेबर यूज होता है, एनिमल पावर यूज होता है, ये ओल्ड मेथड्स है। ठीक है, इसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। एडवांटेजेस क्या है कि इसके अंदर पैसे कम लगते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी कम होती है, और पावर से तो चलता ही नहीं है, बिजली बिजली से कुछ चलती नहीं है चीजें, फ्यूल से नहीं चलती, तो आपको उसकी भी कॉस्ट नहीं है। तो बड़ा ही चीप एक काम होता है ये ओल्ड मेथड से आपकी क्रॉप को इरिगेट करने का। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कि आजकल कैसे आप इरिगेशन करते हो, जो बड़े बड़े एरिया को आप इरिगेट करते हो, बहुत बड़े बड़े एकड़ की जमीनों को आप इरिगेट करते हो, तो वो आप कैसे करते हो ड्यू टू मॉडर्न मेथड्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।